हेलो एंड वेलकम। आपका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत है। एक कहावत है, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर 1000 शब्दों से बेहतर होती है। आज आप इस पोस्टर को देख के या फिर इन तमाम पिक्चर्स को देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा एक हथनी की मृत्यु के बारे में, जो रिसेंटली काफी चर्चा में बन गई। काफी सारी न्यूज आई, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने इसके खिलाफ बात की, बहुत सारी चीजें हुई जहां सपोर्ट भी किया जा रहा था, जहां पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही थी। आज मैं एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। सिर्फ हथनी के बारे में नहीं, ये रिसेंट एक केस हुआ जो असम में लेपर्ड का, उसके बारे में नहीं। इस पूरी कहानी को हम कोशिश करेंगे एक आउटकम तक पहुंचने की, कि आखिर ये मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद क्या रेमिफिकेशंस निकालने चाहिए, एनिमल से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनका क्या आउटकम निकलता है, कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, जो इंस्टीट्यूशंस है उनका इसमें क्या रोल है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी है उनके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई। तो पहले कुछ न्यूज, रीसेंट न्यूज जो है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं, कुछ काफी ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। सबसे पहले एक पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहां पर एक प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट की मृत्यु होती है एक फ्रूट खाने से। पाइनएप्पल के अंदर एक छोटा सा क्रैकर था, क्रैकर हथनी के मुंह में फटता है, फटने की वजह से उसका जो जॉ है वो डैमेज हो जाता है और वो काफी देर तक पानी में अपना मुंह डुबाकर खड़ी रहती है, और जिसके कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के बहुत से केसेस आपको समझ में आएंगे, बहुत सारी केसेस है जिनमें ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली असम में भी ऐसे ही कुछ एक किस्सा हुआ, जिसमें रविवार की बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात भी नहीं है, कि एक लेपर्ड जो है वो बस्ती में या आसपास के इलाके में देखा गया। उसके बाद एफआईआर फाइल हुई और तमाम जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग हैं, ये सारी चीजें तो हो रही थी, जो कार्रवाई होती है ऊपर से, पर तभी लोकल्स ने घेर कर उस लेपर्ड को मार दिया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उस लेपर्ड को मारने के बाद फिर उसको टांग दिया। तो इस तरीके का जो निर्दयता है, इनह्यूमैनिज्म है, ये सारी चीजें आपको देखने मिल रही है रिसेंटली। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करनी पड़ेगी कि हम कैसे इन सब चीजों को प्रिवेंट करें। एक तरफ बात होती है गवर्नमेंट प्रिवेंशन की बात करती है, एनवायरमेंट को हमें, बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, फार्मर्स की इनकम की बात भी करेंगे। ये सारे स्टेक होल्डर्स को हम आज इस लेक्चर में साथ में लेकर चलने वाले हैं। अब आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो जानवर हैं, इनके साथ क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली एलिफेंट के साथ हुआ कि उसके मुंह में क्रैकर चला गया और क्रैकर फटने की वजह से मृत्यु हुई। उसी तरीके से जानवर के वीडियो बनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली एक और वीडियो आया था जिसमें जो अरावती डॉल्फिन होती है हमारी, सूसू कहते हैं जिसको हम, आपने पढ़ा होगा, ये 2019 के यूपीएससी में सवाल भी आया था। तो उसके ऊपर काफी अट्रोसिटीज कर रहे हैं, उसका मुंह खोल रहे हैं, उसके पंखों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही इस जानवर लेपर्ड है, उनके दांत निकालने का प्रयास करते हैं या फिर उनको मारते हुए वीडियो बनाते हैं। इस तरीके की जो निर्दयी हरकतें हैं, जो अमानवीय व्यवहार है, ये करके दिखाते हैं। प्रेग्नेंट काऊ के साथ ऐसा हुआ कि उसको इन्होंने एक्सप्लोसिव खिलाने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश की एक खबर है। तो ये चार खबरें मैंने इसीलिए बताई ताकि मैं आपके लिए बता पाऊं कि आखिर हम आज किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब किलिंग ऑफ एलिफेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन, ये जो शोषण हो रहा है, ये सारी बातें, चाहे आप इस गाय की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में, जिसको बम खिलाने की कोशिश की, क्रैकर खिलाने की कोशिश की, यहाँ पे इस एलिफेंट की बात करें जिसका जॉ जल गया था, पाइनएप्पल जिसमें क्रैकर डला था उसको खाने से, या फिर इस लेपर्ड की बात करें जो बस्ती में खाना या किसी भी वजह से आया और उस बस्ती में जैसे ही आया तो लोकल्स ने उसको मार दिया, उसके दांत निकालने के वीडियो बन रहे हैं, उसको लटका के उसके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही। तो ये सारी बातें तो कोई सुर्खियों की। अब हम बात करते हैं कि आखिर में असल कहानी है क्या। अब आप ये समझिए कि ये जो ह्यूमन और एलिफेंट या फिर ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसकी जो तादाद है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। अभी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इसी महीने में मैंने 3 से 4 केसेस आपको बता दिए, जो बहुत ही बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। क्योंकि एक तरफ हम इतने ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, और दूसरी तरफ जब एलिफेंट या फिर लेपर्ड, ऐसे जो कीस्टोन स्पीशीज है, इनके अगर ऐसी हत्या हो रही है तो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है हमारे कंजर्वेशन मेजर्स पे। जो इकोनॉमिक और सोशल रीजंस है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक रीजंस का मतलब यह है कि फार्मर्स को अपनी फार्मिंग करनी है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि माइनिंग एक्टिविटीज भी जोर शोर से चले, हाईवेज बने, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट में और ज्यादा इजाफा हो और ज्यादा इंक्रीमेंट हो। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसके साथ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स भी बने। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से आप एक जगह से दूसरी जगह तक जब दो नदियों को जोड़ के पानी लाने की कोशिश करते हैं, उससे भी कितने हजारों स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन होती है, जो फॉरेस्ट लैंड होता है, वो पानी में सबमर्ज हो जाता है। ये बड़ा चैलेंज है जिसको हम इकोनॉमिक रीजंस में डिस्कस करने वाले हैं। सोशल रीजंस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से
अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही, या फिर जो सेंचुरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, या फिर जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ के नेशनल पार्क्स हैं, ये सारे इनका एरिया श्रिंक होता जा रहा है। इनके एरिया श्रिंक होने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, जो भी अनप्लान्ड है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंटर मिक्सिंग, या फिर आप कहें जो कमेंसलिज्म है, या फिर ह्यूमंस और एनिमल्स का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं यही एक विम्सिकल रूप ले लेता है। एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका ये होता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। इसके भी डायमेंशंस की वजह से आप देख रहे होंगे कि हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल का, वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है, उसके साथ उनका जो नंबर है वो भी डिमिनिश हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आउटकम्स होते हैं। अब जैसा आप समझ सकते हैं कि जैसे ही रिसेंट जो हाथी वाला केस हुआ, जो एलिफेंट को क्रैकर्स खिलाने की बात थी, वो फार्मर्स ने रखे थे किसके लिए? वाइल्ड बोर के लिए। जो वाइल्ड बोर है उसकी वजह से पालकड़ के जो फार्मर्स हैं वो काफी परेशान थे, तो वाइल्ड बोर के लिए ये पाइनएप्पल या ऐसे तमाम फ्रूट्स में ये प्रयास करते हैं क्रैकर्स वगैरह रखें ताकि उनको वहां से दूर भगा सके अपने क्रॉप से या अपनी फील्ड से। तो क्रॉप डैमेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आप कभी भी देखते होंगे एनिमल्स जो हैं, जनरली एलिफेंट्स होते हैं, वो शुगर केन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर किसी भी फ्रूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे फार्मर्स के लिए बड़ा चैलेंज है। तो क्रॉप डैमेजेस बहुत बड़ा इशू है। अब ह्यूमन और एनिमल का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इंजरीज तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी ऐसे टसल्स होते हैं तो बहुत बड़ी की बड़ी भीड़ होती है, जिससे इंजरीज ह्यूमन को बहुत ही नॉर्मल है। इंजरी ह्यूमन को तो होती है, लेकिन इट इज अ टू वे प्रोसेस, कोलैटरल डैमेज दोनों तरफ होता है। अगर वाइल्ड लाइफ डैमेज होती है, अगर जानवर मारा जाता है तो इंसानों को कहीं ना कहीं इंजरीज होती है, अगर इंसान मारा जाता है तो जानवर, कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज है, एक म्यूचुअल डैमेजिंग सिस्टम बन जाता है। दूसरी चीज आप देखेंगे लाइफ स्टॉक में भी डेप्रेडेशन आते हैं बहुत सारे। ये तमाम कुछ आउटकम्स हैं जिनके बारे में हम एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में बात कर सकते हैं। फिर हम बात करें सॉल्यूशंस क्या है इस चीज के। अगर हम आउटकम्स की बात करें, जो जनरल बेसिक सॉल्यूशंस है उनमें तो सबसे पहले एक है कि फेंसिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा केरला वगैरह में काफी पॉपुलर है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते हैं, ताकि जैसे ही उस फेंस से बड़े जानवर है जैसे एलिफेंट है, अगर वो उससे टच होते हैं तो उनको थोड़ा सा झटका लगता है और उसके बाद वो वहां से दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद लैंड यूज पैटर्न में चेंज करने की बात की जाती है कि किस तरीके से आप लैंड यूज ऐसे करें कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको अंदर की तरफ लगा दें और जो सिंपल क्रॉप्स हैं उनको बाहर की तरफ, ताकि जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट ना हो आपके क्रॉप्स या फील्ड की तरफ। फिर लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि लेपर्ड्स हैं या फिर टाइगर्स हैं, ये लोकल एरिया में या बस्तियों में इसलिए घुस आते हैं क्योंकि उनको जंगल में वो चीज खाना नहीं मिलता, तो लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर मेजर्स लेने की बात की जाती है सॉल्यूशंस में। और एक और चीज की जो बात की जाती है कि रात को जब अंधेरा होता है उस समय आप रोडों पे ना निकले, जिसकी वजह से अगर जानवर हैं जनरली जो आपके मार्सुपियल, जो रात को जानवर जो होते हैं हंटिंग वाले, उनके लिए वो टाइम होता है, जो नक्चरनल एनिमल्स होते हैं उनका टाइम होता है रात को हंटिंग करने का, उस समय आप डार्क में ना निकले। ऐसे ही बात जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग की मैंने आपको बताई। साथ में और भी टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग की बात की मैंने, इलेक्ट्रिक फेंसिंग के बाद जियो इन्फॉर्मेशन के लिए भी जीपीएस ट्रैकर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, पट्टे जैसा गर्दन में लगा दिया जाता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। वहां पे हॉटस्पॉट देख लिए जाते हैं कि कहाँ पे हॉटस्पॉट ज्यादा है और कहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। जो इको टूरिज्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है जिससे हम और बेटर तरीके से मनी रेस करें, फंड रेस करें, मॉनेटरी इनकम हो, मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज करें। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करने की जरूरत है। और इनके लिए कोशिश करी गई थी, आपने रिसेंटली देखा होगा कि टाइगर्स जनरली पीछे से हमला करते हैं या फिर पीछे से घात लगाकर ऊपर जंप करते हैं, तो उसके लिए एक पीछे से भी एक मास्क लगाना चालू कर दिया था। जो वहां पे लोग रहते थे उन्होंने एक पीछे से मास्क लगाना चालू कर दिया ताकि टाइगर को यह ना लगे कि ये इनकी पीठ है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ एक हाईवे बना दिया है, ये हाईवे नंबर 44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44। ये पेच जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके पास में बना दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे बांदीपुर की पिक्चर है जहाँ पे एलिफेंट्स जो है वो रोड पे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कोई हाई स्पीड की कार आ रही है, हाई स्पीड से कार या कोई बड़ा व्हीकल आता है, वो जाके एलिफेंट को हिट कर सकता है। सेम केस आप ये देखिए काजीरंगा के आसपास के इलाके में ये बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और उसके बीच में भी रोड में राइनोसोरस और तमाम जो भी जानवर हैं वो वहां पे रोड में, मेन रोड पे, हाईवेज पे आ जाते हैं। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी आप देखिए, अभी रिसेंटली एक जो प्रपोज प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग का, केन बेतवा के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से भी पन्ना नेशनल पार्क का बहुत सारा एरिया, जो कि पन्ना नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हमारे टाइगर कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया पन्ना नेशनल पार्क का केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाटर में सबमर्ज हो जाने वाला है। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी में, अब आप देखिए अगर उनका बायोडाइवर्सिटी या फिर उनका जो लिविंग एरिया है वो श्रिंक होगा तो उनको फोर्सफुली, उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता एनिमल्स के पास, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गेम, प्रॉपर हंट,
अगर उनको प्रे नहीं मिलेंगे तो वो प्रे के तलाश में लोकल एरिया में जहां पे भी सिटी है या जमावड़ा है, कोई विलेज है, इन सारी जगह में वो व्यवस्थापूर्ण उनको आना पड़ता है, क्योंकि उनको खाना चाहिए। अगर उनका जो भी लिविंग एरिया है, उनकी बायोडाइवर्सिटी है, उनका जो भी एरिया है वो श्रिंक होगा, तो दे आर कंपेल्ड टू कम आउट। अब इसी कंडीशन में जब वो कंपेल्ड होते हैं बाहर आने की, तो देखिए जंगल है, लेकिन इसी इलाके में आप देखें इस तरीके की चीजें आपको देखने मिलेंगी। जब लेपर्ड के द्वारा आदमी पे हमला किया जाता है, फिर उसके बाद रिटेलिएशन भी होता है। अगर टाइगर कहीं पाया जाए या फिर कोई जानवर जंगल से बाहर आता है, तो इस तरीके से आप देखें फॉरेस्ट के जवान हो गए, फिर साथ में कुछ लोकल्स भी मिलके कोशिश करते हैं, या तो उसको आप स्टेरलाइज करेंगे या फिर आप उसको मार डालेंगे। ये तमाम चीजें जो होती है, इनके बारे में हमने अभी तक क्लियर समझा कि क्या करना, क्या हो रहा है, और क्या क्या छोटे मोटे जो सोल्यूशन है या फिर जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से हम बैलेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक आइडियोलॉजी है या फिर एक पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी हैंड ओवर कर पाए। अगर हम रिसोर्सेज को, चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात करें या एनवायरमेंट की, अगर उसको हम यहीं पे एग्जॉस्ट कर देंगे तो आगे के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अक्सर की जाती है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, प्रयास करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जिससे जो वाइल्ड लाइफ है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से वो जानवर जीते हैं, उनकी लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, इनसे कितना असर पड़ रहा है, उनको इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, इस सब चीजों का एनालिसिस जरूरी है। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, वो इस बात को सोच के किया जाए कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। और एक और चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ हम किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते कि उससे हमें आमद या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। हमें उसका कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल एंगल भी कैलकुलेट करने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत है कि एनवायरमेंटली कितना उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्या एनवायरमेंटली वो डैमेज कर सकता है, कितना एनवायरमेंट डैमेज कर सकता है, उसका एनवायरमेंट डैमेज करने का क्या कोएफिशिएंट है, क्या प्रोपोर्शन है, उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। सेंटर ने तमाम कदम जो उठाए हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसे सेंटर ने पर्टिकुलरली एक टास्क फोर्स बनाई है, जिस टास्क फोर्स का एक ही काम है ये पता लगाना कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और उनको गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने बात की है कि कुछ फंड जैसे 19 करोड़ के आसपास कुछ फंड्स उन्होंने इसी चीज के लिए दिए ताकि ये मॉनिटर कर पाए टाइगर्स को खासकर, और उनकी ग्रोथ और जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको स्टेट में प्रिवेंट कर पाए, उनके सॉल्यूशंस निकाल पाए। इसी तरीके से बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये चीज कर रही है। पर सवाल ये भी है, जैसे जैसे सिटीज बढ़ रही हैं, जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक कर रहे हैं, तो कमेंशलिज्म आया। कमेंशलिज्म का मतलब ये होता है साधारण शब्दों में इंटरडिपेंडेंस आ गया, या फिर इंटरडिपेंडेंस भी नहीं कहे तो एक डिपेंडेंस आ गया एनिमल्स का इन द अर्बन लाइफ या फिर इन द सिटीज और द विलेजेस। तो एनिमल्स का आना जाना विलेजेस में इंक्रीज हो गया। उसके साथ कहीं भी अगर थोड़ा सा भी इस चीज का, जैसे आप देखते हैं स्पीशीज हैज बीन प्रोमोटेड ड्यू टू फीडिंग, अब ये फीडिंग बढ़ गई, लोकल कम्युनिटी जो है उनको खाना वगैरह खिलाती है, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे हाथी अगर आ जाते हैं तो उनको शुगर केन वगैरह फीड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, फीडिंग बढ़ती है, कमर्शियलिज्म बढ़ता है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट के केसेस भी या चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी एकदम से काफी न्यूज में आई थी, जैसे एलिफेंट की डेथ हुई, उन कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और इनका क्या रोल है उसकी बात करते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पीपल फॉर एनिमल, ये मेनका गांधी के द्वारा 1992 में एस्टैब्लिश की गई थी। एक और काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है पेटा, ये जनरली अभी थोड़े दिन पहले जब बकरीद के ऊपर कुछ बात आई थी और ये खदम्बा और जल्लीकट्टू के ऊपर जब बात आई थी, जो तमिलनाडु और कर्नाटका में काफी पॉपुलर स्पोर्ट्स है, जिसमें बुल के साथ ये स्पोर्ट किए जाते हैं, उसमें बात आई थी। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी इसके बारे में अपनी चिंता जताई है कि जो हथनी के साथ हुआ इसके लिए जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको सजा मिलनी चाहिए। पर सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि फार्मर अपनी फसल बचाने के लिए उसने ये इंतजाम किए थे कि प्रॉपर उसने उस पाइनएप्पल के अंदर पे क्रैकर डाले वाइल्ड बोर से बचाने के लिए, एलिफेंट से बचाने के लिए नहीं। पर चैलेंज ये है फार्मर की इसमें क्या गलती है, क्योंकि फार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए इन एनिमल्स से गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स लेने चाहिए, पर गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले नहीं रहा है। इसीलिए फार्मर्स ने इंडिविजुअली स्टेप्स ये लिए कि क्रैकर से आप बोर्स को डिफ्लेक्ट करो, और बोर्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो उसने फ्रूट वहां पे प्लांट किया उसको कंज्यूम एलिफेंट ने कर लिया। इस जगह फार्मर कल्प्रेंट है क्या, ये आपको मुझे बताना है। क्या आपको लगता है कि इसमें फार्मर की गलती, क्योंकि फार्मर अपने लिए काम कर रहा है, अगर वो अपने गुड को देखे तो ही वाज सेविंग हिज फार्मलैंड क्रॉप्स, अगर वो अपने प्रोड्यूस को सेव कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं, और वो वाइल्ड बोर के लिए लगाया गया था विच वाज कंज्यूम्ड बाय द एलिफेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज
गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 6 शेड्यूल्स हैं टोटल, और 6 शेड्यूल्स में जो हमारा 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वर्मन डिक्लेयर कर सकती है। वर्मन का मतलब होता है जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा परेशानियां, फसल खराब करने लगते हैं, या फिर सिटीज में ऐसे उपद्रव या फिर कह सकते हैं आपके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने लगते हैं, तब गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन अनाउंस द पर्टिकुलर एनिमल्स एज वर्मन। जैसे हिमाचल प्रदेश में थोड़े दिन पहले जो रीसिस मंकी था उसको वर्मन डिक्लेयर कर दिया था। पर वर्मन डिक्लेयर करने से दे कैन बी हंटेड, दे कैन बी किल्ड, दे कैन बी कल्ड। But the problem is when such things are happening, when state government declares them vermin, another problem starts that these organizations like PETA or People for Animals, such kind of organization, ये अपनी आवाज उठाने लगती हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर चैलेंज ये है, या तो आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स को भी हमें उनके क्रॉप को, उनकी फसल को भी बचाना है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं तो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उनको भी हमें बैलेंस करना है, साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है, उसके साथ हमें एनिमल्स का कंजर्वेशन भी करना है। बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है आज के समय में, बिकॉज बैलेंसिंग इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इज द चैलेंज फॉर द डे। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में चालू किया था, जो कि प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए था, एलिफेंट के लिए। इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की भी बात की गई थी, और एक और बात यह थी कि कैसे हम एड्रेस करें जो आपके ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में जो बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर में भी कुछ ऐसा ही बताया कि टाइगर्स ऑफ इंडिया जो है उनका कंजर्वेशन करना, उनके नंबर को इंक्रीज करने का प्रयास करना। तो टाइगर्स इन इंडिया को नंबर को इंक्रीज करने की बात की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो बैलेंस है एस्टैब्लिश करने की जरूरत है आज के समय में, सबसे पहले आपको एस्टैब्लिश करना है इकोनॉमी में और एनवायरमेंट में बैलेंस। आप देख सकते हैं रिसेंटली एक और न्यूज थी, असम में जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया ने रिसेंटली गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी कोल इंडिया में, असम में कोल इंडिया में माइनिंग करने के लिए। तो कोल इंडिया ने असम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पे माइनिंग चालू कर दी। अब आप ये देखिए, एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करना है आपको। प्रोटेक्टेड एरिया में अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो वो आपको इकोनॉमिक एडवांटेज देगा, लेकिन उसकी वजह से आपका जो एनवायरमेंट है वो डिटेरियोरेट होगा। तो अब गवर्नमेंट को चुनना यह है कि आप एनवायरमेंट को चुन रहे हैं या फिर आप इकोनॉमी को चुन रहे हैं। मेकिंग द राइट सिलेक्शन इज अ चैलेंज, और इस वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे बहुत सी जगह है, अरुणाचल प्रदेश में एक हाईवे बन रहा है, उससे प्रॉब्लम यह है कि जो हाईवे है उसका मेजर पोर्शन जो जाएगा वो पटकाई बूम के पास से जा रहा है, या फिर जो पाकी नेशनल रिजर्व है वहां उस तरफ से जा रहा है। ये चैलेंजेस हैं कि बहुत सारे जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां से ये हाईवेज निकलते हैं। अगर ये हाईवेज प्रोटेक्टेड एरिया से निकल रहे हैं तो वहां पे आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। रोड पे जो आप कहते हैं कि गाड़ी के सामने शेर या फिर बड़े जानवर आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, गाड़ी से जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो नंबर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप हाईवे बना दोगे तो जो एनिमल्स हैं वो हाईवे को क्रॉस करने के लिए, अगर उसको जंगल को क्रॉस करने के लिए अगर हाईवे पे आ जाते हैं, या फिर कोई गाड़ी निकल रही है और हाईवे पे आ जाते हैं, उस तरीके की चीजें बढ़ जाती है। सो द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी इज टू चूज एनवायरमेंट और इकोनॉमी। तो या तो आप इकोनॉमी को चुनिए, माइनिंग करेंगे तो माइनिंग से हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है, पर ऑन द अदर हैंड वी विल बी लूजिंग अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। इसके बारे में काफी डिस्कशंस भी होते कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो है असम में, जो असम का एलिफेंट रिजर्व है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें माइनिंग के लिए राइट्स दे दिए, माइनिंग के लिए नॉट दे दिया। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए पानी देगा, बहुत सारी सिटीज के लिए पानी देगा, पर इससे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतना सारा एरिया वाटर में सबमर्ज होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिसर्च है या टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है, उस टाइगर प्रोजेक्ट एरिया को, एनवायरमेंट लॉस को आप कैसे कंपनसेट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि कैसे जो चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि आप फार्मर्स की जो इनकम है, फार्मर की इनकम को आप डबल करेंगे। अगर आप फार्मर की इनकम डबल करना चाहते हैं और उसके क्रॉप लॉसेज ऐसे एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर एनिमल्स उनकी जो फसल है उसको बर्बाद कर देंगे, तो ये जो टारगेट है ये हम कैसे अचीव करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसमें हम कंजर्व करने की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की और एनवायरमेंट की, वो चीजें हम कैसे करेंगे। फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस भी जरूरी है, हाईवेज भी बनाना जरूरी है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी करना जरूरी है। तो हम कैसे कंपनसेट करें दोनों चीजों को। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको आप कोट कर सकते हैं, इसका नाम है गडगिल रिपोर्ट। गडगिल रिपोर्ट ने यह कहा था कि जो पूरे वेस्टर्न घाट्स है हमारे, आप पूरे वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा जो वेस्टर्न घाट है ये काफी इको सेंसिटिव है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर पूरे इतने बड़े एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन बना देंगे तो वहां पे किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हो सकती।
जैसे आप कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस की बात करें, हाईवेज की, तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं हो सकती। उसके बाद अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं, या फिर हम फाइनली हम सम अप करते हैं अपने डिस्कशन को, तो उसमें हम बात करना चाहेंगे कि हम कैसे एक सस्टेनेबल रास्ते पे जाएं जिससे हमें इकोनॉमिक एज वेल एज एनवायरमेंटल दोनों चीजों में बैलेंस बनाया जा सके। तो उसके लिए कुछ रिसेंट रिसर्चेज हुई हैं जिनमें बात की गई है कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्राइस होता है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का भी। अभी तक हम ये नहीं सोचते थे ये जो हवा है इसका क्या प्राइस है, या फिर जो हम पानी पी रहे हैं उसका क्या प्राइस है, लेकिन अगर हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का भी इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करें तो उससे हमें समझ में आ गया कि ये जो चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं दे ऑल्सो हैव ए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड टू इट। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इसको वैल्यू करें, क्योंकि अभी तो ये फ्री है, लेकिन अगर हम फ्यूचर में इसको ऐसे ही डैमेज करते जाएंगे, ऐसे ही कंसिस्टेंटली डिस्टॉर्ट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इसके लिए भी, इन एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं इनके लिए भी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एसडीजी गोल्स जो हैं उनके टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए, उनको अचीव करने के लिए बढ़ना चाहिए, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट है जो हमने एसडीजी के लिए किया है, पेरिस जो हमारा सम्मेलन हुआ था पेरिस समिट के दौरान, उस चीज पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है, और वो रास्ता जो है वो हमें एनवायरमेंट और इकोनॉमी में बैलेंस एस्टैब्लिश करने में काफी हेल्प कर सकता है। तो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें हमने वेरियस स्टेक होल्डर्स की बात की, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने की प्रयास किया। हम सिर्फ सुर्खियों पे नहीं गए कि एलिफेंट डेथ या फिर लेपर्ड डेथ से क्या हो रहा है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स की, चाहे वो एनिमल हो, या फिर वो फार्मर हो, या फिर वो गवर्नमेंट हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो एनिमल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, हम इन सब की बात करने वाले हैं। और इन सब की बात के बाद हमने बात की इकोनॉमी और एनवायरमेंट के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की। तो ये था हमारा डिस्कशन। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।